बच्चों, मैं कृपाशंकर एमएमएस मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान विषय पर मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था, पार्ट 1। आप पहले उस वीडियो को खूब ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा। इस समय हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि 2015 से लेकर के 2021-22 तक के सभी पेपर्स को आधार बना करके जितने भी प्रॉब्लम बन सकते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर लें। इससे क्या होगा कि हमें विज्ञान की बेहतर समझ के साथ साथ हम एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहेंगे। यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कैसे की जाए, इन वीडियोस के माध्यम से आप जान सकते हैं। यानी इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप जब एग्ज़ाम में हॉल में बैठेंगे तो आप क्वेश्चन ज़रूर बना के आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हम आज की वीडियो की बात करें, ध्यान से देखें, जल में घुलनशील विटामिन क्या है। तो अगर हम बात करें घुलनशील विटामिन की तो विटामिन बी और विटामिन सी, बी और सी ये दोनों विटामिन जो है जल में घुलनशील होती हैं। बाकी ए, डी और के ये जो विटामिन होता है वो वसा में घुलनशील होता है। तो आप इसे अच्छे से जानते रहिए कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होती हैं। बाकी ए, डी, के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। कई बार कई कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा पूरे विटामिन्स के बारे में, पूरे विटामिन्स के जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी किसकी कमी से क्या रोग होता है, उसके स्रोत क्या हैं और बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो विटामिन से संबंधित है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है CaOH होल ट्वाइस। आप ध्यान से देखिए, कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज होता है और OH पर 2 माइनस, OH पर 1 माइनस होता है। ठीक है, तो अगर हम सूत्र बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। इसका जो 1 माइनस होता है वो यहाँ आ जाता है और ये जो 2 होता है वो यहाँ चला जाता है। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा Ca, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है और OH है, OH टोटल पर 2 यानी कि ट्वाइस के रूप में आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका फार्मूला हो गया। कैसे बनता है, अगर आपको संयोजकता पता है, कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है, OH आयन की संयोजकता क्या होती है -1 होती है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की संयोजकता -1 और कैल्शियम आयन की संयोजकता +2। तो ये संयोजकता यहाँ चली जाती है और ये यहाँ आ जाता है, यानी कि Ca पर 1 लिखा नहीं जाता है और OH ये यहाँ चला जाएगा, यानी 2 जो है यहाँ 2 जाएगा तो OH ट्वाइस हो जाएगा। इस 2 को बोलते हैं ट्वाइस, 3 को बोलते हैं थ्वाइस, ठीक है, 4 को टेट्रा बोलते हैं। तो इस तरह से यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं, बुझा चूना। अच्छा, अगर बुझा चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं तो अनबुझा चूना को क्या कहेंगे, अनबुझा चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं या दूधिया चूना कहते हैं। उसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं अनबुझा चूना या दूधिया चूना या कली का चूना कहते हैं। तो इस तरह से आप जो है इससे संबंधित जो फैक्ट्स था वो मैंने आपको बता दिया है। एग्ज़ाम हॉल में इससे संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, जैसे लाल दवा का क्या फार्मूला होता है, क्या सूत्र होता है। तो अगर हम लाल दवा की बात करें, ठीक है, लाल दवा, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ध्यान से देखें, K कैपिटल M और स्मॉल n, KMn कैपिटल O4। इसको लिखने का तरीका ध्यान से देखिए, बच्चे अक्सर गलती लिख देते हैं, सब स्मॉल कर देते हैं, K स्मॉल M स्मॉल n स्मॉल O। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा लाल दवा, पोटेशियम पर मैग्नेट लाल दवा। इसको आप लिख लीजिएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, अगर हम बात करें फिटकरी की, तो फिटकरी का सूत्र क्या होगा। फिटकरी की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा पूछता है फिटकरी का जो सूत्र होता है ये द्विक लवण है। पहले तो ये आप जान लीजिए, द्विक लवण है। ये एल्युमिनियम, फिटकरी जो होता है पोटेशियम एल्युमिनियम के सल्फेट होते हैं। फिटकरी क्या होता है, पोटेशियम और एल्युमिनियम का सल्फेट होता है। अब आप ध्यान से देखिए, पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है, एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होती है 3 होती है और सल्फेट आयन की संयोजकता कितनी होती है 2 माइनस होता है।
अगर आपको ये पता चल जाए कि किसकी संयोजकता क्या है तो आप उसका सूत्र भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखें, फिटकरी की अगर हम बात करें तो पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट 2-, ठीक है। तो फिटकरी क्या होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम के सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट के प्लस SO4 2-, और एल्युमिनियम सल्फेट 3+ SO4 2-। अब आपको फार्मूला लिखना है तो आप ध्यान से देखिए, 2 यहाँ आ जाएगा K2SO4। अब देखिए यहाँ पे ये 2 आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा तो Al2SO4 होल थ्वाइस, 3 यहाँ जाएगा तो इसको थ्वाइस कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्वाइस डॉट 24H2O भी होता है तो आप उसको ऐड कर लीजिए, डॉट 24H2O। तो इस तरह से ये किसका फार्मूला बन गया, ये जो फार्मूला बना है वो फिटकरी का है, फिटकरी का फार्मूला बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है। तो फिटकरी के सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्वाइस, ये हो जाएगा आपका फिटकरी का फार्मूला। अब अगर हम बात करें सुहागा क्या होता है, सुहागे के फार्मूले की बात करें तो सुहागा क्या होता है, सुहागा जो होता है सोडियम टेट्रा बोरेट होता है, सोडियम टेट्रा बोरेट, Na2 सोडियम टेट्रा बोरेट B4O7 सोडियम टेट्रा बोरेट, सोडियम टेट्रा बोरेट डॉट 10H2O, डॉट 10H2O। तो ये हो जाएगा सुहागा का सूत्र, सुहागा। अगर हम बात करें सुहागे के सूत्र की तो क्या हो जाएगा, सोडियम टेट्रा बोरेट, ये हो जाएगा सुहागा। लाल दवा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम का सल्फेट K2SO4 Al2SO4 होल थ्वाइस। तो इस तरह से देखिए कितना आसान है। बुझा चूना की बात करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अनबुझा चूना की बात करेंगे तो CaO, ये अनबुझा चूना हो जाएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछता है, रासायनिक सूत्र पर एक क्वेश्चन आता है तो लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन रासायनिक सूत्र से पूछ देता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा आप पकड़ बनाइएगा तो आप आसानी से इसे बना पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तेजाब की, तेजाब का सूत्र क्या होता है, H2SO4, H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये सब आप नोट बना लीजिए और उस पर लिख डालिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे तो HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, HNO3 इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो इसको भी आप एडिशनल ऐड कर लीजिए, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं, HNO3, HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर रासायनिक सूत्र की अगर बात करेगा तो रासायनिक सूत्र में जितना मैंने बताया है इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी पूछे जा सकते हैं। हर सेट में मैं आपको कुछ न कुछ इस तरह से एडिशनल रासायनिक सूत्र आपको लिख दूंगा। अगर आप पूरे सेट तैयार कर लेंगे तो आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी रासायनिक सूत्र की, और उसको आप तैयार करके एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आप जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा वायुमंडल में नहीं है, तो वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है, तो ध्यान से देखें, नाइट्रोजन। वायुमंडल में तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक अगर मात्रा किसी गैस की है तो वो नाइट्रोजन की ही है, ठीक है। हीलियम भी वायुमंडल में पाई जाती है, ये सबसे ऊपरी सतह पर हीलियम पाई जाती है। आर्गन की अगर हम बात करें, आर्गन होता है, आर्गन गैस भी वायुमंडल में मौजूद है। लेकिन अगर हम क्लोरीन गैस की बात करें तो क्लोरीन गैस वायुमंडल में मौजूद नहीं है। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान से देख लें। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है या मुख्य कारण क्या है, तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारक है वो
हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब जलवाष्प से क्रिया करता है, अगर हम खुले में लोहे को रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, जिससे लोहे का क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है। तो जलवाष्प और ऑक्सीजन ये मेन रीजन है लोहे में जंग लगने का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लोहे में जब जंग लगता है तो फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट XH2O कह लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, XH2O। तो ये जंग का सूत्र हो गया, ठीक है। अगर हम जंग के सूत्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। बनता कैसे है, ये ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों जब संयोग करते हैं लोहे के साथ तो एक Fe2 एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है वो फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 बनता है। और जो फेरिक ऑक्साइड बनता है यही क्या है, यही जंग है। तो जंग का हम आपको रासायनिक सूत्र भी बता दिए, कैसे बनता है ये भी मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ, यानी कि आयरन का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका जंग का सूत्र। अब अगर हम बात करें P2O5 में P की संयोजकता क्या है, देखिए इसकी संयोजकता आप कितना आसानी से बता सकते हैं। P2O5 बना कैसे होगा पहले आप ये बताइए, अभी मैं ऊपर ही डिस्कस कर रहा था P2O5, अब ये बताइए आप लोग ये बना कैसे होगा। जरा अपने पेपर और पेन उठाइए और P2O5 बताइए कैसे बन रहा होगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये स्ट्रक्चर बना लिए होंगे, यहाँ की संयोजकता आप यहाँ लाए होंगे और यहाँ की संयोजकता आप यहाँ लाए होंगे। ध्यान से देखिए, जो पहले होता है P 5+ हो गया और ये 2 माइनस हो गया, ठीक है। P पे 5+ आ गया, यहाँ की संयोजकता यहाँ आ गई, यहाँ की संयोजकता यहाँ चली गई। तो कह रहा है कि यहाँ पे P की संयोजकता क्या है, तो P के ऊपर जो आएगा वो P की संयोजकता हो जाएगी। तो P की संयोजकता यहाँ पे कितनी है, P की संयोजकता, P की संयोजकता की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगी 5। P की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ऑप्शन में आप ध्यान से देखिए, P की संयोजकता ऑप्शन में अगर 5 रहेगा तो उसको आपको टिक कर देना है। जैविक खाद क्या है इसके बारे में आप बताइए, जैविक खाद होता क्या है। जैविक खाद यूरिया से नहीं बनता है, ठीक है। जैविक खाद पोटेशियम नाइट्रेट भी नहीं होता है, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट ये सब नहीं होता है। गोबर की खाद से बनता है। जैविक खाद कैसे बनता है, गोबर की खाद से बनता है, ठीक है। और कैसे बनता है, और जो है जैसे कोई फसल होती है, फसल को जब काट दिया जाता है तो उसके जो शेष अवयव बचते हैं उसको गला करके भी जैविक खाद बनाया जाता है। तो जैविक खाद क्या होता है, पत्तियों से बनता है, गोबर की खाद से बनता है, ठीक है। तो गोबर की खाद बेसिकली इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हो गया जैविक खाद। इससे जो रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट है आप उसको ये जान लीजिए कि पूरे भारत में सबसे पहला ऐसा कौन सा जैविक राज्य है, कौन सा राज्य ऐसा है जो पूर्ण रूप से जैविक है, यानी कि जैविक राज्य घोषित किया गया है। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से क्या हो गया है, जैविक राज्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से हमको कोरिलेट करके पढ़ने आना चाहिए। अगर आप कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप बेहतर समझते भी हैं और एग्ज़ाम हॉल में भी क्वेश्चन बना के आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, रक्त के जमने में क्या सहायक होता है। तो रक्त के जमने में सहायक है लाल रक्त कणिका, नहीं श्वेत रक्त कणिका, ये भी रक्त के जमने में सहायक नहीं होती है। प्लेटलेट्स, ये ऑप्शन सही है। रक्त के जमने में क्या सहायक है, प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायक है। किसकी कमी से घेघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो आयोडीन पे आप आसानी से टिक कर दीजिएगा। कैल्शियम और फास्फोरस यहाँ पे लिखा है, कैल्शियम और फास्फोरस। अगर हम बात करें कैल्शियम की या फास्फोरस की, तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ और दांत ये दोनों क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो दांत और हड्डियों से संबंधित आए तो कैल्शियम पर टिक करना है, ठीक है, या फास्फोरस पे टिक करना है। या फिर अगर घेघा से संबंधित, घेघा रोग से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको आयोडीन को टिक करना है, ठीक है ना।
पाया जाता है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, कूटपाद, ये क्या मतलब है? ये जो कूट शब्द लिखा हुआ है ये स्यूडो है। मतलब स्यूडो का मतलब ये होता है आभासी, आभासी पैर। आभासी पैर किस में हो सकता है? अमीबा में होता है। जैसे अमीबा कैसा होता है, आप ध्यान से देखें, अमीबा का स्ट्रक्चर है, आप कुछ भी बना दीजिए, जो भी आपकी इच्छा करे वो अमीबा बन जाएगा। एक कोशिकीय होता है अमीबा, एक कोशिकीय होता है, इसके पैर नहीं होते हैं। यह किसी भी हिस्से को अपना पैर बना सकता है। जैसे मान लीजिए इसको इधर बढ़ना है, ये किधर भी बढ़ सकता है। इधर बढ़ना है तो ये वाला हिस्सा आगे बढ़ा लेगा। तो यही हो गया क्या, कूटपाद हो गया इसका। तो इसमें क्या किस में पाया जाता है कूटपाद? अमीबा में पाया जाता है। बहुत ही आसान है। कूटपाद किस में पाया जाएगा? अमीबा में। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। अगर हम बात करें विटामिन की, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, इसके सोर्स क्या है, इन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो अगर हम रासायनिक नाम की बात करेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी रोग क्या होता है? यह आंख से संबंधित बीमारी है, जिसे रात में दिखाई देना बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। और विटामिन ए का जो सोर्स होता है वो सेब होता है, गाजर होता है, करी पत्ती होती है, हरी सब्जी और पके आम विटामिन ए के सोर्स हैं। और हम इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट्स अगर आपको बता दें, जैसे गाजर का जो हल्का गुलाबी रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है? तो गाजर का हल्का गुलाबी रंग जो होता है वो कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है। कैरोटीन पिगमेंट बहुत ही आसान है, इसे आप याद रख सकते हैं। कैरोटीन पिगमेंट के कारण गाजर का रंग गुलाबी होता है, या कोई भी कलर अगर वो रेड है तो उसमें कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है। अब हम अगर बात करें कि मानव शरीर का जो रंग होता है वो काला क्यों होता है, गोरा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? तो मेलानिन पिगमेंट, याद रखिएगा इसे, मेलानिन पिगमेंट। तो मेलानिन पिगमेंट जो है, मेलानिन पिगमेंट के कारण मानव शरीर का जो रंग होता है वो काला होता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो काला, अगर इसकी मात्रा कम होती है तो व्यक्ति गोरा होता है। ठीक है। नाखून और बाल में, ये नाखून और बाल ये प्रोटीन के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसमें केराटिन पाया जाता है। केराटिन, नाखून और बाल केराटिन से बने होते हैं। केराटिन आप इसे याद रखेंगे। और ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब ये चीज़ें आ गई गाजर से, तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं विटामिन ए में, कि जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस, उसमें भी विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगर ऑप्शन में गोल्डन राइस दिया है तो गोल्डन राइस संबंधित है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो गोल्डन राइस किससे संबंधित होता है? विटामिन ए से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था तो मैं इसका जिक्र कर दिया हूँ यहाँ पे। विटामिन बी की बात अगर हम करें, विटामिन B1 की बात, तो इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूँकि यह वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसकी कमी से वेरी रोग होता है। आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी रोग होता है, वेरी रोग। और इस बादाम के सेवन से, यानी बादाम में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बादाम का सेवन करते हैं तो विटामिन B1 की कमी पूरी की जा सकती है। और ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जो हैं जल में घुलनशील। विटामिन सी की बात करें और विटामिन बी की बात करें, दोनों विटामिन जल में जो है घुलनशील होती हैं। बाकी जितने भी विटामिन बचेंगे वो वसा में घुलनशील हैं, यानी कि A, D, K, E ये विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं। विटामिन B2 की अगर हम बात करें तो विटामिन B2 शरीर का भार कम हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? बेल में। यानी कि जब सीजन आता है तो बेल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो बेल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। B12 की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। B12 साइनोकोबालामीन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। कोबाल्ट
इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं कोबालामीन से कोबाल्ट, यहाँ से आप कोरिलेट कर लीजिए कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है। ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रोथ के लिए अति आवश्यक, ग्रोथ के लिए आवश्यक कौन सी विटामिन होती है, B12 होती है। तो ग्रोथ के लिए आवश्यक विटामिन B12। तो इस तरह से B1, B2 और B12 आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब अगर हम बात करें B6 की, तो स्वप्न में याद रखने में ये सहायक होता है। बस आप इससे संबंधित सिर्फ एक ही फैक्ट जानिए, स्वप्न में सहायक कौन सी विटामिन होती है, B6 होती है। ठीक है, अब चलिए विटामिन सी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। विटामिन सी क्या है, विटामिन सी की अगर हम बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और इससे होने वाला जो रोग है वो एस्कॉर्बिक रोग है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कर्बी रोग दोनों मिलता जुलता है, आप यहाँ से इसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो एस्कर्बी रोग किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, सबसे ज़्यादा आंवला में होते हैं, फिर नींबू में होते हैं, इमली में होता है। ठीक है, पपीता में भी इसके सोर्स होते हैं, विटामिन सी का सोर्स पपीता में भी होता है। तो आंवला हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गया और पपीता हो गया। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इमली में टार्टरिक एसिड और नींबू में सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप इसे जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, दांत से संबंधित विटामिन कौन सी है, विटामिन सी है। दांत से संबंधित विटामिन की अगर बात करिएगा तो विटामिन सी पे आपको टिक करना है। और अगर दांत के भाग की अगर बात करता है तो वो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी से संबंधित होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर दांत में कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे दांत से संबंधित जो विटामिन है वो विटामिन सी है। घाव भरने में कौन सी विटामिन होती है, घाव भरने में विटामिन सी का ही प्रयोग किया जाता है। घाव भरने में सबसे ज़्यादा सहायक विटामिन कौन सी है, विटामिन सी है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था। शरीर में भंडारित नहीं होता है, विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता चूँकि ये जल में घुलनशील है। इस वजह से अगर आप विटामिन सी ग्रहण करते हैं, चूँकि जल में घुलनशील होने की वजह से ये बाहर चला जाता है और ये 24 घंटे के अंदर ही शरीर से बाहर हो जाता है। तो विटामिन सी क्या है, शरीर में भंडारित नहीं रह पाता है। जो भी विटामिन जल में घुलनशील होंगी वो शरीर में भंडारित नहीं रह सकती हैं। अब संरक्षण में गायब नहीं होता। अगर हम विटामिन सी की बात करें और इसको हम संरक्षित करें जैसे अचार बना करके या जैसे भी इसे नींबू का, आंवला का, इमली का, किसी भी चीज़ का अगर हम अचार बनाते हैं तो और उसे हम संरक्षित करते हैं तो उससे फिर विटामिन सी गायब नहीं होता है। बस इससे यही है कि संरक्षण में गायब नहीं होता है। तो विटामिन सी संरक्षण में गायब नहीं होता है। ठीक है, शरीर में भंडारित 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकता है विटामिन सी अगर हम विटामिन सी का सेवन करते हैं। इसीलिए विटामिन सी के सेवन की डेली आवश्यकता होती है। और ये दांत से संबंधित और घाव भरने में सहायक विटामिन है। सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्विक रोग होता है। अब हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी सूखा रोग विटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। इससे जो होने वाला रोग है वो सूखा रोग होता है। विटामिन डी से की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है या अस्थि रुग्णता होती है। अस्थि रुग्णता की अगर हम बात करें, रिकेट्स नामक रोग, रिकेट्स नामक रोग किससे संबंधित है, विटामिन डी से संबंधित है। और विटामिन डी सूर्य के किरणों में यानी कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसकी कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। और इसका नाम कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण में भी ये सहायक होता है। अब हम बात करें अगर विटामिन के की, तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। विटामिन के किससे संबंधित है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। और अगर रक्त का थक्का नहीं बनता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है। तो हीमोफीलिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, हीमोफीलिया रोग जो है वो विटामिन के की कमी से होता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का विटामिन के, हीमोफीलिया रोग विटामिन के। वर्णांधता जन्मजात होता है। अगर वर्णांधता की बात करें तो वर्णांधता भी विटामिन के से संबंधित है, विटामिन के की कमी से होता है। प्लेटलेट्स के लिए महत्वपूर्ण, अब एक चीज़ आप यहाँ नोट कर लीजिए, अगर प्लेटलेट्स की बात करें या खून का थक्का बनने में सहायक
रक्त में प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका ऑप्शन में आ जाए तो किस ऑप्शन को हमें टिक करना है? प्लेटलेट्स को टिक करना है। प्लेटलेट्स जो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो इससे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा? प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। और ये किस विटामिन से संबंधित है? विटामिन के से संबंधित है। के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, हीमोफीलिया रोग हो जाता है। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। बालों की समस्या, प्रजनन की समस्या, बंध्यता रोग, देखिए बालों की जो समस्या होती है, बाल झड़ना, ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है। प्रजनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से। और बंध्यता रोग की अगर हम बात करें तो बंध्यता रोग भी विटामिन ई की कमी से ही होता है। अब इसके जो सोर्स हैं उसको देखा जाए। विटामिन ई का सोर्स है मछली, गेहूँ, तिल, अलसी। मछली, गेहूँ, तिल, अलसी। अलसी जो होता है उसमें ओमेगा 3 की प्रचुर मात्रा होती है। ओमेगा 3 का एक तरह से ओमेगा 3 का स्रोत ही होता है। ओमेगा 3 का स्रोत क्या है? अलसी होता है। और अलसी जो है विटामिन ई की कमी को दूर करता है। तिल, गेहूँ और मछली, ये सब आप ऐसे एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना करके सारे विटामिन्स के बारे में आप विधिवत लिख डालिए। एक एक विटामिन को उठाइए और उसको जो है नोट कर लीजिए। और उससे संबंधित क्या रोग होते हैं, किसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, यानी उसके जो सोर्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, किसमें सबसे ज़्यादा होता है। जैसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ था कि आंवला, नींबू, इमली और में सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें है, क्रम से व्यवस्थित करिए। तो क्रम से व्यवस्थित करना था, उसका क्रम उल्टा सीधा करके रखा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है, फिर नींबू में, फिर इमली में, ऐसे करके। तो मैंने उसको वहाँ से यहाँ इसको मेंशन कर दिया है। तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर आप समझदारी के साथ और बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि हमारा इस तरह का जितने भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।